आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। गजा में इंसानी मदद का सिस्टम तबाह, एनजीओज के ग्रुप ने कहा यह हमारी नस्ल का सबसे बड़ा इंसानी नुकसान। कभी भी आ सकता है हमास का जवाब। इसराइल के सीज फायर प्रपोजल पर मशवरा तकरीबन मुकम्मल। व्लादिमीर पुतिन और कतर के अमीर की हुई मुलाकात। गजा और सीरिया के मसाइल पर हुई अहम गुफ्तगू। गजा पर दोनों का सख्त बयान। इसराइली एयर स्ट्राइक्स में आज 40 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर लोग थे बेघर। इसराइल के अंदर गजा वॉर के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उठाई आवाज। नेतन्याहू के लिए हर तरफ से प्रेशर। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना चाहता था इसराइल, ट्रंप ने रोका, कहा पहले हमें बात करने दो। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। और रूस ने कहा हम अमन के हक में रोकना चाहते हैं जंग, मगर यूरोप दे रहा जंग को हवा। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 17 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। सबसे पहले बात गजा की सिचुएशन हमारी नस्ल का सबसे बड़ा इंसानी नुकसान बन गई है। एनजीओ चीफ्स ने ये वार्निंग दी है। 12 बड़े एड ग्रुप्स के हेड्स, जिसमें ऑक्सफेम और सेव द चिल्ड्रन जैसे बड़े नाम शामिल हैं, इन सब ने कहा है कि गजा में इंसानी मदद का निज़ाम बिल्कुल टूट चुका है, तबाह हो चुका है। उनका कहना है कि इसराइल ने 2 मार्च से एड और ज़रूरी सप्लाईज पर जो नाकेबंदी लगा रखी है, जो ब्लॉकेड लगा रखी है, उसकी वजह से लोगों तक खाना, दवाई, पानी कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा। 2 मार्च से आज 17 अप्रैल है, 45 दिन हो गए, 46। उन्होंने कहा कि ये हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी इंसानी नाकामी है। हर शख्स गजा में जिंदा रहने के लिए मदद का मोहताज है, लेकिन वो लाइफ लाइन भी इसराइल ने काट दी है जिससे मदद जा सके। इसराइल का कहना है कि ये ब्लॉकेड जरूरी है ताकि हमास के पास जो 58 होस्टेजेस हैं जिंदा मुर्दा, उनकी रिहाई के लिए प्रेशर बनाया जा सके। 58 इसराइली होस्टेजेस जिंदा और मुर्दा, और दूसरी तरफ 22 लाख के करीब गजा की आबादी, 22 लाख को भूखा रखा जा रहा है। एनजीओज ने डिमांड की है कि इसराइल हमें अपना काम करने दे और हमें मदद पहुंचाने का हक दिया जाए, लेकिन सुने कौन? जंग की सनक लिए घूम रहे लोग मदद की बात कहां सुनते हैं। अब बात गजा से एक बड़ी खबर आ सकती है। हमास के 2 ऑफिशियल्स ने एएफपी को यह बताया है कि इसराइल के ट्रूस प्रपोजल, जंगबंदी प्रपोजल पर मशवरा लगभग मुकम्मल हो चुका है और जवाब किसी भी वक्त दिया जा सकता है, अब तब कुछ घंटों में। हमास के एक ऑफिशियल ने कहा है कि बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और जैसे ही ये फाइनलाइज होगी हम अपना जवाब मीडिएटर्स को भेज देंगे। ये भी हो सकता है कि फैसला आज ही सामने आ जाए। दूसरे हमास मेंबर ने भी इसी बात की तस्दीक की है, यानी गजा में जंगबंदी के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो एक नया मोड़ लेने वाले हैं। हम नज़र रखेंगे, हमारे साथ साथ दोस्तों आप भी नज़र बनाकर रखिएगा। अगले कुछ घंटे में अगर नेगेटिव खबर ना आई तो बड़ी खबर आएगी। या तो हमास एक सिरे से नकार देता, लेकिन इसराइल का जो प्रपोजल है 10 कैदियों को छोड़ने का, 45 दिन के सीज फायर का, लग रहा है कुछ आसार में। प्रेशर तो इसराइल पे भी है। अपने यहाँ लोग बगावत पर उतर आए हैं। फौज के लोग, नेवी के लोग, इंटेलिजेंस यूनिट 8200 के लोग, डॉक्टर्स, मिलिट्री के आम लोग, राइटर्स, सिविल सोसाइटी, सब लोग। आगे खबर बताऊंगा। इसराइल के लिए भी ये ज़रूरी होगा। बढ़ते आगे, इसराइली फौज और यानी कि आईडीएफ और उसकी एजेंसी जो इसराइल की है शिन बेट, इन दोनों ने यह दावा किया है कि उन्होंने हमास के हथियार स्मगल करने वाले नेटवर्क के इंचार्ज याह्या फाती अब्द अल कादिर अबू शार को मार गिराया है। यह उनका दावा है। इसराइली फौज का यह कहना है कि अबू शार ने काफी अरसे तक हमास के लिए गजा में छुपकर हथियार और फौज का सामान भेजने का काम किया था और 7 अक्टूबर के हमले में भी इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। आईडीएफ और शिन बेट ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पिछले हफ्ते खान यूनिस शहर में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि पीआईजे के एक अहम मेंबर माज़ेन इब्राहिम महफूज फर्रा को भी अपने एक्शन में हलाक
कर दिया है। ये शिनबेत और आईडीएफ के दावे हैं। अब बात व्लादिमीर पुतिन और कतर के अमीर की। पुतिन, रूसी सदर पुतिन और कतर के अमीर की गजा और सीरिया के हालात पर बहुत अहम बातचीत हुई है। दोनों लीडर्स ने फ़लस्तीन का मसला 2 स्टेट सॉल्यूशन से सुलझाने की हिमायत की है। चाइना ने सुबह में बात की थी इस मसले पर मलेशिया के पीएम के साथ, और शाम में पुतिन कर रहे हैं कतर के अमीर के साथ। आप समझ रहे हैं गजा के मसले को। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की। दोनों ने मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी मसाइल पर बात की, खासतौर पर गजा और सीरिया की सिचुएशन पर। यह अल थानी का 2018 के बाद रशिया का पहला ऑफिशियल सफर था और कई मायनों में अहम है। दोनों लीडर्स ने गजा में लोगों के ऊपर हो रहे आम लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म पर गम का इजहार किया। पुतिन गम का इजहार कर रहे हैं गजा के लोगों पर, और सुबह में उन्होंने हमास को थैंक यू बोला था, जो हमने आपको खबर दिखाई। क्यों, वो देखिए जाकर। कतर के अमीर ने कहा कि इसराइल ने जनवरी में किया गया इंटरनेशनल सीज फायर एग्रीमेंट नहीं माना, जिसमें कतर ने बीच में मीडिएटर का रोल अदा किया था, तोड़ दिया उस सीज फायर को। अल थानी ने कहा, हमने कुछ महीने पहले एक अंडरस्टैंडिंग हासिल की थी, लेकिन अफसोस कि इसराइल ने उस पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि कतर अब भी कोशिश में लगा हुआ है कि एक मुस्तकिल सीज फायर हो जाए, लोगों का कत्ल गारत बंद हो जाए। पुतिन और अल थानी ने दोनों ने एक बार फिर 2 रियासती हल यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की हिमायत की गजा के लिए, फ़लस्तीन के लिए। इसमें फ़लस्तीन का अपना एक आज़ाद मुल्क हो, दोनों ने इस बात को दोहराया। ये बयान, जॉइंट बयान, इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के मंसूबों के खिलाफ है। वो जो उनके ख्वाब हैं ग्रेटर इसराइल बनाने के, उस ख्वाब पे ये जोर का हथौड़ा है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, जो गजा को रिवेरा बनाना चाहते हैं। पुतिन ने इस मीटिंग में कहा कि फ़लस्तीन में हर रोज़ बेगुनाह लोग मर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंसानी सानिया है। दोस्तों, बढ़ते आगे, गजा की बहुत खबरें हैं। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी का ये कहना है कि इसराइल की नई एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 40 लोग जान से गए। ज़्यादातर वो लोग थे जो अपने घरों को छोड़कर कैंप में रह रहे थे। बम बरस गए। ये स्ट्राइक्स उस वक्त हुई जब हमास के ऑफिशियल्स ने यह बताया कि उनका इसराइल ने सीज फायर ऑफर भेजा है ना अपनी शर्तों के साथ। तो हमास के ऑफिशियल्स ने जब यह बताया कि उनका इसराइली सीज फायर ऑफर पर जवाब देने का प्रोसेस लगभग मुकम्मल हो चुका है, तब ये हमले किए जा रहे हैं। इसराइली मिलिट्री ने कहा है कि वो इन स्ट्राइक्स की रिपोर्ट की जांच कर रही है। क्या है, बता देंगे। हमास के लोग थे, हमने बम गिरा दिया, और वहाँ पर 32 बच्चे 36 औरतें मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल के अंदर एक अलग तरह की बगावत चल रही है। 1,20,000 से ज्यादा लोग अब तक 43 पिटीशंस पर साइन कर चुके हैं। इसमें डिमांड की गई है कि गजा पर जंग खत्म की जाए और कैदियों का तबादला यानी कि प्रिजनर एक्सचेंज किया जाए। ये डेटा रीस्टार्ट इसराइल नाम की एक वेबसाइट पर दिया गया, जो लोगों को ऑनलाइन पिटीशंस देखने और साइन करने की सहूलत देती है। इन पिटीशंस में 16 ऐसी पिटीशन हैं जिन पर 10,000 से ज्यादा मिलिट्री अफसरों ने साइन किया है। 10,000 से ज्यादा इसराइली मिलिट्री अफसरों ने साइन किया है, जिसमें वेटरन्स, रिजर्विस्ट, एलीट यूनिट्स और इंटेलिजेंस ब्रांचेस के सिपाही, फौजी अफसरान शामिल हैं। बाकी 27 पिटीशंस पर सिविलियन प्रोफेशनल्स जैसे कि एकेडमिक्स और राइटर्स, आर्टिस्ट, इंजीनियर्स और दूसरे लोग हैं इसराइल के, उन्होंने साइन किया है। यानी जो एलीट लेयर है वो चाहती है कि जंग बंद हो। यानी इसराइल के हर एक कोने से यह आवाज उठ रही है कि गजा में जंग को रोको और होस्टेजेस को घर वापस लेकर आओ। मगर कहते हैं कि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी भी बचानी है, इसीलिए जंग की भट्टी दहकानी है। 2-4 खबरें शॉर्ट अंदाज में लिए देते हैं। इस खबर का मैंने एक रुख आपको शाम की खबर में बताया था, जिसमें बेनी गैंट्स इसराइल के लीडर ये कह रहे हैं कि फौरन ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करो। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसराइल ने अपना ये फैसला वापस ले लिया था। बताया जा रहा है कि पिछले सितंबर से या अक्टूबर से इसराइल लगातार कोशिशें कर रहा था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, फैसिलिटीज़ को निशाना बनाए, वहाँ बम गिराए, ताकि 1 साल तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाए। अभी माना जा रहा था इस 2025 मई में यह हमला हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया। कहा कि ओमान में हमारी बातचीत चल रही है और यह जॉइंट हमला होता। द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन कहती है, ट्रंप ब्लॉक्ड इजरायली प्रपोज जॉइंट अटैक ऑन ईरान टू परस्यू न्यूक्लियर डील। और यह रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, अमरीकी अखबार की, कि अमेरिका और
इसराइल हमला करते, लेकिन इसराइल ने प्लान बनाया था। तो ट्रंप बोले बाबू रुक जाओ, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, तुम थोड़ा सा नहीं फुदको, बैठो। तो उनको बैठाया गया, ये कहा गया। तो बेनी गैंट्स खोल पड़े क्योंकि भैया क्यों नहीं करा हमला तुमने अपने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर। तो ये सब कुछ चल रहा है। खैर, अब ईरान क्या करता वो तो हमें नहीं मालूम, ऐसे थोड़ी ना कि बैठा रहता आइए मालिक मारिए। ईरान की न्यूक्लियर चीफ ने IAEA के चीफ से या IAEA से ये अर्ज किया है, गुजारिश की है कि आप न्यूट्रलिटी को मेंटेन करिए, आप निष्पक्ष रहिए, आप ना इसके ना उसके किसी के ख़ास मत बनिए। जब ईरान की और अमेरिका की बातचीत इस हफ्ते रोम में होगी, ओमान में नहीं, रोम में होगी, इटली में, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिएगा। आप ऐसा ना हो कि हमें फंसाने के लिए कुछ बोलें। आप अपने ईमान को गवाह बनाते हुए वो बात कहिएगा जो आपने ईरान में देखी है। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो एजेंसी के जो चीफ हैं, उनसे ये बात ग्रॉसी से ये कही गई है कि आप थोड़ा न्यूट्रल रहिएगा, हुजूर ईमानदारी से काम करिएगा। अभी अनादोलू की एक हेडलाइन ये कहती है कि क्रेमलिन यानी कि व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस ने ये कहा है, हम जंग रोकना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हमने शर्तें रखी उस पर यूक्रेन मान जाए, हम जंग रोकना चाहते हैं। लेकिन ये वेस्ट है, ये यूरोप है जो इस जंग को भड़काए रखना चाहता है, जो ये चाहता है कि जंग होती रहे। यूरोप फोकस्ड ऑन वॉर वाइल रशिया अवेट्स पीस। तो ये एक इल्ज़ाम है व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस का कि ये जंग जो चल रही है यूक्रेन से, ये इन लोगों की वजह से चल रही है। अच्छा, रशिया में आज एक और काम हुआ। रशिया की सुप्रीम कोर्ट ने अफगानिस्तान की तालिबान के ऊपर जो लेवल लगा हुआ था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उसे यूं करके नोच के फेंक दिया है, हटा दिया। जितनी भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पाबंदियां थी तालिबान के ऊपर, वो भी हट गई हैं। इसका ये मतलब है कि रूस और तालिबान करीब आ रहे हैं। रूस को हो सकता है सीरिया से निकलें, ज़मीन कोई अफगानिस्तान में चाहिए हो, सेंट्रल एशिया को भी तो कवर करना है। खैर, करीब हैं तो वैसे भी, खैर तिजारत करनी है, जो भी करना है, ताल्लुकात वसी हो रहे हैं अफगानिस्तान और रूस के बीच। एक सर हेडलाइन ये है कि इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि हमने हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को साउथ लेबनान में हिट किया है, फिर से उन्होंने बम मारे हैं और इसका उन्हें कोई मलाल नहीं है IDF को। और इसमें फ़िलहाल एक शख्स के मारे जाने की खबर है, अनकन्फर्म है, इसलिए ज़्यादा मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। एक और हेडलाइन है, लेबनान ने बेरूत की सड़कों से जो एयरपोर्ट के रोड तक जाती हैं पॉलिटिकल बैनर्स वगैरह, वहाँ पोस्टर हटाने शुरू कर दिए हैं। पोस्टर्स नोचे जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, इन पोस्टर्स में सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह के लीडर्स हसन नसरल्लाह, इन सब के पोस्टर्स हैं जो नोच कर हटाए जा रहे हैं, ताकि बेरूत की एक अलग पहचान बन सके जिसमें हिजबुल्लाह का नाम ना हो। वरना आपने बेरूत की सड़कों के वीडियो पहले देखे होंगे, हिजबुल्लाह के होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर से ये सड़कें पटी पड़ी रहती थी। तो एक नया निज़ाम है जोसेफ ऑन का, नवाफ सलाम का, उसमें हिजबुल्लाह के लिए जगह दिखाई नहीं दे रही है। बाकी जिसके भी पोस्टर होंगे वो भी साथ में चक्की के साथ घुन भी पिसते हैं, वो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।